चलिए ये आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, एसएसएलवी हो गया। ये आपका जो एसएसएलवी है ये काफ़ी नया है, अभी बना है। इसके पहले सबसे पहले हम जान लें फुल फॉर्म। पीएसएलवी का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि जो आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो आपके कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, उसको जो है लॉन्च करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम लॉन्च करते हैं, उसी को ही ये भाग हैं। आपके कई प्रकार के होते हैं। आपका पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, एसएसएलवी हो गया। आपका पीएसएलवी होता है जब हमको सिर्फ जैसे कि भारत हमको अपना कोई ऐसा उपग्रह लॉन्च करना है, जैसे आपका सिर्फ भारत का हम लोग इस निगरानी कर सकें कि कहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, क्या हो रहा है, हम देखने के लिए जगह जगह। तो उसके लिए हम पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च करते हैं। यह जो है 900 किलोमीटर पे जा करके स्थापित कर देता है। और वहीं पर अगर हम जीएसएलवी का प्रयोग करते हैं तो जीएसएलवी में क्या होता है, इसका होता है जियो सिंक्रोनिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इससे जो है आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। जैसे आपका जो हम लोग टीवी चैनल देखते हैं, जो आपका रेडियो ऑपरेट होता है, आप लोग रेडियो सुनते हैं, या आपके जो संचार के जो भी माध्यम हैं, ऐसे माध्यम को आपके जीएसएलवी के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट को जीएसएलवी के माध्यम से दिया जाता है। ये आपका जो जीएसएलवी होता है, ये आपका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के छोड़ता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के आपके सैटेलाइट को छोड़ता है। और आपका जो पीएसएलवी है वहीं पर देखेंगे आपके 9 किलोमीटर। वहीं पर एसएसएलवी की बात करें, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यहाँ पे एस फॉर स्मॉल है, एस फॉर सैटेलाइट है, एल फॉर लॉन्चिंग, वी फॉर व्हीकल है। एसएसएलवी की बात करें, अभी हाल ही में आपका एक उपग्रह लॉन्च के जो यूका कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, अभी आपके 2-3 साल पहले चला था, जिसके माध्यम से हर प्रदेश से छात्रों को चुना गया था। इसके माध्यम से जो उसमें बालिकाएं थी, उन्होंने उपग्रह अपना बनाया था, छोटा था। इसी को लॉन्च करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और ये हुआ क्या जो है, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके 4 भाग देखने को मिले थे। तो 4 भाग में आपका लास्ट जो भाग था, जो कि सिर्फ आप देखते हैं कि सबसे पहले इस तरह था, इस तरह था, इसके माध्यम को प्रक्षेपित करना था। 1 2 3 4 भाग था। ये भाग इसका सही काम किया, यहाँ से ले गया। इसका काम सिर्फ 60 सेकंड का था। इसका भी उसी तरह काम था, इसका भी काम था। यहाँ पे जो लास्ट वाला भाग था, लास्ट वाले भाग का जो काम था, यह इसका काम सिर्फ 9 सेकंड का था। 9 सेकंड का था। 9 सेकंड में करना क्या था, ऊंचाई पे तो पहुंच गया, लेकिन जो पृथ्वी की जो कक्षा होती है, जितने स्पीड से हमारी पृथ्वी रन कर रही है, जिस परिध पर रन कर रही है, उसी के समानांतर इसको छोड़ना था। लेकिन ये जो हमारा लास्ट का जो यहाँ पे इसको सेट किया गया था, यह जो है सिर्फ 1 सेकंड तक कार्य किया। इसमें सेंसर फेल कर गया था, जिसके कारण से जो हमारा सैटेलाइट था वो पृथ्वी की कक्षा में नहीं आ पाया। और इसका जो है ये कुछ इस तरह छोड़ दिया। आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई सैटेलाइट आपसे छोड़ते हैं, जैसे हमको पृथ्वीकरण कराना होता है अपने भारत के ऊपर ही, तो हम उसको इस तरह से छोड़ते हैं। यानी कि हमको रन इसको कराना होता है, इसकी दिशा जो रखते हैं वो इस तरह रखते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो उसकी दिशा हम वर्टिकल रखते हैं। इस तरह से हम रन कराते हैं अपने सैटेलाइट को, इस तरह से रन कराते हैं। अगर यानी कि अगर हम पीएसएलवी से छोड़ेंगे या एसएसएलवी से छोड़ेंगे, तो हमारे जो रन की उसकी जो उपग्रह होगा वह इस कक्षा में इस साइड में पृथ्वी कैसे ऊपर रन करेगा, यानी कि भारत के ऊपर ही इसका भी हमको ऊपर निगाहें रखना है, देखना है, उसके ऊपर रन कराते हैं। लेकिन अगर हमको पूरे विश्व का करना है, पूरे धरती का ऑब्जर्वेशन करना है, एनालिसिस करना है, तो हम जो उसमें ऊंचाई पर ले जा करके आपका इस तरह से वर्टिकल रन कराते हैं। तो ये बात हो गई।
आपका लास्ट का ही पोर्शन फेल किया था, जिससे मिशन आपका फेल हो गया। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। और इसको हमारे युविका कार्यक्रम के जो छात्राएं थी, उन्होंने इस उपग्रह को बनाया था। तो इसकी बात हो गई। और इसी में देख लीजिए, PSLV GSLV आप लोगों ने जाना, उसका फुल फॉर्म जाना और इसका यूज करते हैं। सब में बड़ा खर्चा आता है। आपको पता होगा जो एलन मस्क हैं, आपके यूएस से संबंधित हैं, ये जो है आपके सैटेलाइट को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ 10 आपके 100 और 100 करोड़ लेते हैं सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने का, इतना इनका चार्ज होता है। लेकिन जो हमारी ESSLV थी, ESCSLV थी, इसका खर्च मात्र 30 करोड़ आया था। यानी कि छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए छोटे व्हीकल का हम लोग उपयोग किए इसमें से। हो सकता है इसमें सफल हो जाए, और सफल हो ही जाएगा। तो अर्थात ये काफी कम खर्चे में तैयार हुआ था, जिससे हम लोगों ने ये सिस्टम अपनाया कि जैसा सामान हो, जितने भार का भेजना हो, छोटा हो बड़ा हो, उसी प्रकार से हम लोग छोटे वाहन बड़े वाहन का प्रयोग करेंगे। चलिए, ये आपका हो गया। यहीं से अभी आप लोग देख रहे हैं कि आपका 15 अगस्त भी का है। तो 15 अगस्त में आप लोगों ने देखा कि, चलिए, 15 अगस्त का जो दिन होता है, ये प्रधानमंत्री के लिए विशेष करके होता है। उनकी योजनाएं बताते हैं, अपने विचार को रखते हैं, यानी कि विशेष करके प्रधानमंत्री का दिन होता है, भाषण देते हैं। तो आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से झंडा झंडारोहण करते हैं, वहीं से संबोधित करते हैं पूरे देश को। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार जो है नारा जो था हमारा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यह नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बता दीजिए आप लोग। सपना जी? लाल बहादुर। लाल बहादुर शास्त्री। इसी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती, प्रधानमंत्री होते आपके हैं, उन्होंने जोड़ दिया विज्ञान। जय जवान जय जय किसान जय विज्ञान को जोड़ दिया। पुनः जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो गया। इसके साथ साथ पुनः जो है अगली बार 15 अगस्त 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान शब्द जोड़ दिए हैं। यानी कि विज्ञान के साथ साथ हम अनुसंधान भी हमको आत्मनिर्भर होना है। इसी का ही परिणाम है। आपको पता होगा कि भारत जो है स्वनिर्मित पर काफी जोर दिया, इसी का ही एक रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग देखे होंगे 15 अगस्त को कि 15 अगस्त को आप लोग देखे होंगे कि वहां पे जब झंडा हमारा ध्वजारोहण होता है, तो उस समय 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके पहले क्या होता था, सलामी हर बार दी जाती थी, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार दी गई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार जिस तोप से हम सलामी देते थे वह विदेशी होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा संभव हो पाया है कि वह जो है भारत निर्मित तोप से जो 21 तोप की सलामी दी गई झंडे को, वह भारत निर्मित थी। तो ऐसा पहली बार हो पाया है, और इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पहली बार हुआ है। और भारत इस पे जोर भी दिए हैं क्योंकि यहाँ पे नारा भी दे दिए जैन संस्थान का, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे श्रीलंका दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद अब जो है आपको पता है कि चाइना से लोन लिया था और उसी की कर्ज में डूब कर दिवालिया हुआ। कारण तो वही बना, अभी उसका एक जासूसी जहाज आ रहा था श्रीलंका के, क्योंकि वहां पर उन्होंने उसका जो बंदरगाह है 90-99 साल के लीज पे ले लिया है।
तो उनका एक जासूसी जहाज था, वह वहाँ पे आ रहा था, तो भारत को भी उससे खतरा था और आपके पड़ोसी देश श्रीलंका को भी था। और जो भारत है अपने पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा की गारंटी देता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, और देता भी समय समय पे। तो इसी के संबंध में आपका जो भारत है श्रीलंका को पहला डोर्नियर विमान सौंपा है। कौन सा विमान? बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर्नियर। डोर्नियर विमान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है डोर्नियर विमान सौंपा है किसको? भारत श्रीलंका को। श्रीलंका इसकी मांग पहले से ही कर रहा था, लेकिन जो है समय को देखते हुए इन्होंने अभी आपका परसों 15 अगस्त को ही, परसों नहीं 15 अगस्त को ही ये काम हो सफल हो पाया है। तो जो डोर्नियर विमान है ये भारत निर्मित है। ये आपके पेपर में पूछ सकता है कि डोर्नियर विमान किस देश का है या किसने किसको सौंपा है, इस तरह से क्वेश्चन। तो ये जान लीजिए यह स्वदेशी है, भारत द्वारा निर्मित है। और इसका कार्य क्या है? यह जो है आपके समुद्री क्षेत्र में जो भी आपके नौसेना के जो भी आपके उसके युद्धपोत होते हैं, पानी के अंदर हो या ऊपर हो, उसकी निगरानी रखने के लिए आपका यह विमान तैयार किया गया है। जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में 15 अगस्त से पहले ही आपका जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का एक जहाज जो है एक छोटा सा जहाज था, वह 200 मील जो हमारे नॉटिकल रेंज होती है समुद्र में, 200 नॉटिकल हमारी सीमा में एंट्री कर गया था। तो इसी डॉर्नियर विमान के माध्यम से ही हम लोगों ने उसकी चेतावनी दी, और जो है जो हमारे पाकिस्तान का जो जहाज था वापस गया था। और यही जो डॉर्नियर विमान है इसी को भारत ने श्रीलंका को भेंट किया है, आपको 15 अगस्त को किया। यह स्वदेशी है, स्वनिर्मित भारत का है, भारत में ही निर्मित है। और इसको जो है श्रीलंका को भेंट किया गया इंडिया के द्वारा। चलिए, आवाज मिल रही है ना? थोड़ा सा आप लोग बोलते रहिए। आवाज आ रही है। चलिए। अच्छा, यहीं पर हम कुछ सूचकांक की बात कर लें। आपका सूचकांक बहुत पूछता है, तो सूचकांक कुछ देख लीजिए। हम लोग तो पहले याद किए थे, लेकिन बदलता रहता है। और उसके साथ जो है देख लेते हैं कुछ सूचकांक को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें आपके कुल इस सूचकांक में कुल देशों की संख्या 180 है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में कुल देशों की संख्या 180 है। इसमें जो हमारा स्थान है वह 180 है, यानी कि हम नीचे से टॉप पे हैं पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक पे। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन बता दीजिए, पर्यावरण से संबंधित है। हम लोग जीरो नेट कार्बन, यानी कि कोप 26, जो कोप 26 हुआ था, इसमें हम लोग जो है कार्बन जीरो के उपलक्ष्य में बात किए थे। तो कब तक हम लोग नेट जीरो कार्बन, यानी कि हम लोग कब तक लक्ष्य रखे हैं कि जीरो कार्बन का उत्पादन करेंगे? वह डेट कब तक रखी गई है? नेट जीरो कार्बन कोप 26 हुआ था, आपके 6-7 महीना पहले हुआ था। तो उसमें नेट जीरो कार्बन का उद्देश्य क्या रखा है? इसी के उपलक्ष्य में आपका भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ पर स्थापित किया गया है, आपको पढ़ाया गया है। प्रथम भारत का, इसको देख लीजिए, आपका 2070 है। 2070 का लक्ष्य हम लोग रख के चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपसे इसी के संबंध में बात कर ले, भारत का प्रथम स्मोक टावर, तो स्मोक टावर का संबंधित स्मोक से संबंधित मतलब धुआं से है। धुआं आपको पता है कि आप लोग देखते हैं कि फरवरी मार्च के महीने में आपका जो दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा है, इन सब क्षेत्रों में आप देखते हैं कि इतना वक्त रहता है कि पूरा दिन दिन भर हम लोग जो है कोहरा छाया रहता है और हम लोग देख नहीं पाते हैं। जो हमारी एक दृश्य दूरी होती है, हम उसको जो है पा नहीं पाते हैं। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले भारत का प्रथम स्मोक टावर आपके ग्रेटर नोएडा नहीं, बल्कि नोएडा सेक्टर 14 में, नोएडा सेक्टर 14 में स्थापित किया गया है। नोएडा के
सेक्टर 14 में स्थापित किया गया है भारत का पहला स्मोक टावर, यानी कि धुएं को अवशोषित, यानी कि वायुप्रदूषण में जो आपकी अशुद्धि है, जो प्रदूषण है धुएं का, उसको अवशोषित करने के लिए भारत का पहला स्मोक टावर आपके नोएडा के सेक्टर 14 में स्थापित किया गया है, किया जा रहा है, अभी स्थापित नहीं हो पाया पूरा। वहीं पर देख लीजिए आप जो है, आपको देखते हैं कि आप लोगों को जैसे प्रेस के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो वहीं पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि कौन सा देश है, कितना स्वतंत्र है पत्रकारिता के मामले में, तो इसमें भारत की स्थिति कौन सी आती है और इसको जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति अभी आप लोगों ने अगली बार देखा था तो 143 थी, 143 थी, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में ये सूचकांक में हम लोग 7 कदम नीचे जा करके एक 150 पे आ गए हैं। और बात आती है इसको जारी कौन करता है, तो आपकी संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगर हम वहीं पर ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत का स्थान आता है 54। विश्व शांति सूचकांक की बात करें, विश्व शांति सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का स्थान आता है 135। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान आपका 35 है। अगर वहीं पर हम राज्य खाद्य सूचकांक की बात करें तो आपका भारत का जो राष्ट्र खाद्य सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान चौथा आता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 5वां आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसमें जो है भारत का स्थान जो है, भारत का जो स्थान है यह 5वां है। और प्रथम पे आपका जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश का स्थान प्रथम है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 5वां है, वहीं पर आपका पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसका स्थान प्रथम है। अच्छा बता दीजिए, जो आपका पड़ोसी देश है जो बांग्लादेश है, जिसको हम लोग कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, इसकी जो सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से लगाता है? जो आपका पड़ोसी बांग्लादेश है, इसकी सबसे लंबी सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? बता दीजिए। हेलो, आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है। चलिए बता दीजिए। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो सबसे लंबी सीमा होती है यह आपकी जो पश्चिम बंगाल है। वहीं पर सर ने यहाँ पर मैं चैट किया त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा का जो सीमा है उसके साथ तो सबसे ज्यादा है, लंबी है ही, लेकिन जो त्रिपुरा का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि आप त्रिपुरा को देखेंगे, त्रिपुरा आपका इस तरह से घुसा है, यानी कि यहाँ पर भी इसका जो है आपका बांग्लादेश है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो सबसे लंबी सीमा की बात करें तो सीमा की लंबाई में हमारे समझ से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो गए हम त्रिपुरा को देख करके। वैसे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल होना चाहिए, वेस्ट बंगाल होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको देखिएगा, वेस्ट बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और अगर राज्य की सबसे लंबी सीमा के साथ साझा करती है त्रिपुरा में, तो आपका त्रिपुरा, क्योंकि इसका आकार यूं हो जाता है, तीन ओर से आपका ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा आ जाता है। क्योंकि त्रिपुरा आप लोग देखते हैं, त्रिपुरा उसका आकार है, त्रिपुरा है, तीन ओर से किससे गिरा है? बांग्लादेश से गिरा है। तो इसकी जो त्रिपुरा की जो सीमा है ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश से तो टच है, लेकिन सबसे लंबी सीमा आपका पश्चिम बंगाल ही होगा।
अगला देख लीजिए। खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में देख लीजिए। खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत का स्थान आपसे पूछे तो आपका 136 है खुशहाली सूचकांक में। वहीं पर अगर हम भूखमरी सूचकांक देखें, भूखमरी सूचकांक, भूखमरी सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 101। भूखमरी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वह 101 है। चलिए, अगर हम वहीं पे बात करें, आपके से सुविधा की बात हो गई हेलो, तो एक क्या चीज? खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? 136, 136वें स्थान पे हम लोग हैं खुशहाली सूचकांक में। वहीं पर भूखमरी सूचकांक को देखें तो आपका 101 है। अच्छा, चलिए, अगला देख लीजिए। आपके इतने हमारे समझ से इम्पोर्टेंट आपके सूचकांक थे जिसको हमने यहाँ पे रखा। वहीं पर अगर हम आपके पूर्वी भारत में हैं तो अगर यहीं से अगर ज्यादाती से आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? किस राज्य में सूर्योदय होता है? भारत का पूछे, विश्व में आपका सूर्योदय से पहले किस देश में होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश। विश्व अगर में विश्व की जापान। बात करें, जापान। जापान। चलिए, हाँ, एक तो यहीं से देख लीजिए फूल है सिरुयू, सिरुयू लिली, सिरुयू लिली। आपका यह कहाँ का राजकीय फूल है? यह चर्चा में है इस समय। सिरुयू लिली, यह आपका कहाँ का राजकीय फूल है? तो आप इसको याद रखेंगे, मणिपुर। अच्छा, बता दीजिए आपके मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल ही होना चाहिए। चलिए, अगला देख लीजिए। तो आपके इंडेक्स से हम आते हैं कुछ आपके क्वेश्चन पे। जगा देना सबसे पहले। अच्छा, बता दीजिए मणिपुर होका हो गया। आपकी एक लोकटक झील है, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर। कहाँ पे है? मणिपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लाम जाओ। भा- भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका काबुल लामजाओ। वहीं पर एक आपका पाया जाता है डांसिंग बियर, उसी को डांसिंग बियर कहते हैं। वहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, हिरन प्रजाति पाई जाती है डांसिंग बियर। क्योंकि जो आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें नाम तो हमें नहीं याद आ रहा है, एक आपकी घास होती है, आपके पूरा उसका काफी कुछ मजबूत होती है, ऐसा नहीं है कि कमजोर। पूरा जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे 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 इस तरह से यहाँ पर कवर कर लेती है कुछ एरिया पे, और ये कुछ भार को वहन कर लेती है।
इसी पे आपका जो है फैली है ये पूरे आपके काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में, जो आपका लोकटक झील है। और जो आपका बियर होता है ये यहाँ से कहीं पे आता है और यहाँ से कूदता है यहाँ पर। अगर वहाँ पर वह थोड़ा सा टाइम रुके तो वहाँ पर वो डूबने लगता है, उसके पाँव जो डूबने लगते हैं तो यहाँ से यहाँ आता है, पुनः यहाँ से इस पे कूदेगा, पुनः यहाँ से इस पे कूदेगा। ऐसे कूदते कूदते वह किसी स्थल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यह इसकी जो दिनचर्या में देखा जाता है बराबर यहाँ से वहाँ कूदने का काम करता है, इसीलिए इसको डांसिंग बियर के नाम जानते हैं। तो चलिए, काबुल लामजाओ हो गया, मणिपुर से लोकतक झील हो गई। वहीं पर एक आप लोग जो है सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं? बता दीजिए, सर्वाधिक टाइगर वाला कौन सा राज्य आपका है? गुजरात है। आपका आता है मध्य प्रदेश। और मध्य यहाँ प्रदेश। से सर्वाधिक टाइगर के निष्पक्ष में आपका यहाँ से संख्या भी पूछता है तो 526। और यहीं से टाइगर की बात हो गई तो टाइगर से जान लीजिए, T x2 अवार्ड अवार्ड 2021 किसको दिया गया? ये मैं कई बार पढ़ाया है। T x2 यानी कि टाइगरों की संख्या को दुगना करने पर, टाइगरों की संख्या में दूना वृद्धि करने पर किस टाइगर रिजर्व को T x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2021 का हमने पढ़ाया था, बता दीजिए। हमने पढ़ाया था आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2021 में हमने पढ़ाया था पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व। लेकिन यहीं पर अगर आपसे बात करें, वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपका T x2 में आपका T x2 अवार्ड 2022। अगर हम बात करें तो आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आता है। कौन सा टाइगर रिजर्व आता है? सत्यमंगलम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो आपका है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका है, ये 2022 के T x2 अवार्ड सम्मानित है। ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? इसकी स्थित किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की स्थित आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बता दीजिए। वह आपका राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे T x2 है, या फर्स्ट है T फॉर टाइगर है, इंटू 2 यानी कि संख्या में दूना वृद्धि, तो आपका तमिलनाडु है। एक क्वेश्चन यहीं से और जान लीजिए, इससे हट करके है, आपके विज्ञान टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि भी घटना हाल ही में घटित हुई है। आपका एक राजस्थान के जैसलमेर में आपका एक विमान है, क्रैश हो गया था। मिग, कौन सा विमान था? MiG-21। इसको आपको याद रखना है, यही MiG-21 था जिसको अभिनंदन दुबे उड़ाते थे, अभिनंदन कुमार उड़ाते थे। MiG-21 से ही उन्होंने जो है एक अमेरिका का आपका काफी नया वर्जन था जो कि पाकिस्तान लिया था, उसको मारा था। तो यही आपका MiG-21 क्रैश हुआ था आपके राजस्थान के जैसलमेर में। और आपके राजस्थान के बाड़मेर में ही एक नेशनल हाईवे पे आपकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है
भारत के किस हाईवे का उपयोग करके 2022 में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई? तो आपका हुआ है NH 225, NH 225 के। प्रथम बार अभी तो आप लोग देख रहे हैं कि आपका जैसे कि आपका पूर्वांचल हाईवे हो गया। पूर्वांचल हाईवे से अगर क्वेश्चन पूछे तो अगर हम पूर्वांचल हाईवे की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे आपका पूर्वांचल हाईवे है। और इस पूर्वांचल हाईवे पर भी आपकी हवाई पट्टी बनाई गई है। वह हवाई पट्टी आपके रसुल्तानपुर में बनाई गई है। जो जिला आपका रसुल्तानपुर है उसमें हवाई पट्टी बनाई गई है। और इसी के मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, अगर वहीं पर बात करें आपका भविष्य में भारत का, हाँ यहीं पे जान लीजिए हाईवे संबंधित है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा हाईवे वाला राज्य आपका कौन सा है? तो वह आपका 13 हाईवे के साथ आपका उत्तर प्रदेश है। इसी हाईवे से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? सबसे लंबा पूछ ले तो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस है। 367 किलोमीटर का है। आपके लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है। लंबाई में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, 300 कुछ है। भविष्य में आपका सबसे लंबा हाईवे गंगा एक्सप्रेस हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेस हो जाएगा जो कि आपका यहाँ से होते हुए जाएगा आपके प्रयागराज से, जो जिसकी लंबाई 500 कुछ किलोमीटर होगी। तो वर्तमान में आपका गंगा एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में सबसे लंबा हाईवे आपका पूर्वांचल हाईवे है। और इसी पूर्वांचल हाईवे पर भी पट्टी बनाई गई है। कहाँ पे बनी है? आपके सुल्तानपुर जिला में। हाँ, यहीं से एक क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भारत के किस शहर में प्रारंभ की जा रही है? तो आपके देखिए अंडर वाटर मेट्रो की बात आए तो यह आपकी शहर में बात करें तो आपका आता है कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता। ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा? आपका 2023 तक, 2023 तक प्रारंभ हो जाएगा। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? आपको पता होगा कि जो हमारा कोलकाता है यह किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, बता दीजिए। कोलकाता, हुगली नदी। हाँ हुगली। अगर वहीं पर बात करें, बहुत फेमस है, हावड़ा का ब्रिज है। तो ये हावड़ा का ब्रिज जो है ये किस नदी पर स्थित है, बता दीजिए। हावड़ा का ब्रिज जो है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा है, किस नदी पर स्थित है? अच्छा, भारत का सबसे सबसे ऊंचाई पर ब्रिज किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर। आप, जम्मू कश्मीर। किस नदी पर है? आपकी वह नदी चीनाब नदी पर बनाया गया है। अगर वहीं पर हम बात करें हावड़ा की, तो हावड़ा ब्रिज आपके हुगली नदी पर है। और इसी हावड़ा ब्रिज पे इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए अंडर वाटर मेट्रो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि आपका 2023 तक संचालित हो जाएगा। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो आपका 16.55, इसकी कुल लंबाई की बात करें जो आपका अंडर वाटर मेट्रो ब्रिज बन रहा है तो 16.55 किलोमीटर हो गई। लेकिन
अगर सिर्फ इसकी पानी की लंबाई की बात करें, पानी में इसकी लंबाई कितना है, तो वह आपका 10.8 किलोमीटर है। यानी कि 10 किलोमीटर पूरा है और आपका 800 मीटर है। चलिए, अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन देखिए, पानी की बात आ गई, तो आपका खुद क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आपका ये पूछता है, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी पर है। आपका राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम या राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय किस नदी पर है, कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले बता दीजिए, राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम बता दीजिए। प्रथम बता दीजिए। आपकी यह गंगा नदी पर है। गंगा गंगा नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, गंगा नदी पर है। और प्रयागराज से हल्दिया, प्रयाग से हल्दिया, प्रयाग से हल्दिया, ये आपको तो पता है, जो प्रयागराज है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये आपका हल्दिया कहाँ पे है, बता दीजिए। आप आपको देखने में मिलेगा, जो हल्दिया है ये आपका वेस्ट बंगाल में है। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, जबकि वहीं पर प्रयागराज आपके यूपी में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है आपके गंगा नदी पर है। यही सी गंगा नदी से आपका एक क्वेश्चन पूछता है, जो आपका राष्ट्रीय जलजीव है, गंगा डॉल्फिन है, यह कहाँ पाई जाती है। तो गंगा डॉल्फिन की बात करेंगे तो ये आपका प्रयागराज से वाराणसी के बीच में, इसका जो है यहीं पर उसका शायद बहुत कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसी के बीच में, और यहीं पर इसका जो है संरक्षण केंद्र भी बना है, प्रयागराज से आपके वाराणसी के बीच में। तो इस गंगा डॉल्फिन से संबंधित प्रयागराज से वाराणसी के बीच में अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो इसको जान लीजिए, वह आपका स्थान जो है प्रयागराज से वाराणसी के बीच का है। गंगा पे ही प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। यहीं पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात करें, तब आपका क्या हो जाएगा। ये राष्ट्रीय जलमार्ग आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जलमार्ग संख्या 2, आपका जो जलमार्ग संख्या 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात आ गई। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, बता दीजिए। हेलो, आवाज मिल रही है। आवाज मिल रही है, कोई बोल दे। हाँ मिल रही है। चलिए, तो अगर आपके ब्रह्मपुत्र के तिब्बत वर्तमान में चाइना का ही भाग है, और वहां ठीक। से पूछे तो सबसे बड़ी, वहां से किस ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, तो आपका नाम आता है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर नाम आता है, इसी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। इसी आंगसी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और यह जो है अरुणाचल प्रदेश से आपके भारत में प्रवेश करती है। और इसी पर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। यह कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका सादिया से डुगरी, सादिया से डुगरी, सादिया, सादिया से कहाँ तक है, डुगरी तक है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अगर हम बात करें आपका सादिया कहाँ पे पड़ता है, डुगरी कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके दोनों स्थान असम के हैं। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 आपकी असम में है। असम में सादिया से डुगरी तक का
जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। चलिए अभी देखिए, एक आपका बहुत चर्चित टॉपिक है। चर्चित ये है कि फीफा ने AIFF को किया निलंबित। फीफा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर किसी न किसी परीक्षा का यह भाग बनेगा। फीफा ने AIFF को किया निलंबित। देखिए यहाँ पे आपका आता है फीफा और आपका AIFF। सबसे पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। आपका फीफा की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता दे? फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए जानिए। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन फेड इसका फुल फॉर्म होता है फीफा का फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये आपका इंटरनेशनल स्तर पर होता है, जो आपका संगठन फीफा का, और उसी के निगरानी में आपके सभी देशों में, जैसे आपको इंडिया की बात करें तो उसका आपका होता है AIFF, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF। अभी जो फीफा था ये आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे है, इसके अंडर में आपका ही होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ICC और एक को आप लोग पढ़ते हैं BCCI। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, भारत क्रिकेट काउंसिल होता है BCCI। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ICC है, उसी प्रकार से फीफा है, जैसे यहाँ पर BCCI है, उसी प्रकार से AIFF है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इन्होंने आपको AIFF को निलंबित किया है, इसका कारण क्या है? AIFF जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, यानी कि आपका ही हो गया। अब इसमें कारण क्या है, और एक चीज जान लीजिए, ये परीक्षा में क्यों बनेगा। इसका मेन रीजन आपका ये है कि आपके भारत में 11 से 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर तक आपका होना था फीफा अंडर 17, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। यानी कि यह कार्यक्रम आपके 11 से 23 अक्टूबर के बीच आयोजित होना था, जो कि आपके भारत में प्रस्तावित था, और इसकी जगह भी थी चेन्नई। तो लेकिन हुआ क्या, इसके पहले ही जो आपका फीफा है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है, इन्होंने AIFF को निलंबित कर दिया। जब निलंबित कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वह जो है अब किसी इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि फीफा में भाग नहीं ले पाएंगे, ना ही फीफा का कोई कार्यक्रम है जो भारत में आयोजित होगा। निलंबन का मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से उससे बाहर हो गए। इसके इसके पीछे का कारण जान लीजिए, पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने फीफा का फुल फॉर्म जाना, AIFF का फुल फॉर्म जाना,
और आयोजित जो कार्यक्रम था इंडिया में था उसको आप लोगों ने जाना। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप था। अब इसके निलंबन का कारण जान लीजिए कि एआईएफएफ को फीफा ने निलंबित क्यों किया। एआईएफएफ के जो अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, अब कहाँ रह गए जब निलंबित हो गया तब तो रहने गए। प्रफुल्ल पटेल जी एआईएफएफ के अध्यक्ष थे और इनका जो अध्यक्ष था ये चयनित हुए थे 2009 में। 2009 से आपका जो निलंबित हुआ है यानी कि 2022 तक ये आपके फीफा के अध्यक्ष रहे। लेकिन जो एआईएफएफ के अध्यक्ष रहे यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे है आपका फीफा है उसकी जो गाइडलाइन है उसके जो नियम कानून है वह यह है कि जो आपका आईएफएफ है यानी कि जो अलग अलग देशों में जो इससे संबंधित हमारी जो शाखाएं हैं उसका जो भी व्यक्ति अध्यक्ष होगा वह मात्र 3 कार्यकाल तक होगा। जो एआईएफएफ का कार्यकाल होता है वह 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष अर्थात 3 गुणे 4 यानी कि एक व्यक्ति मात्र 12 साल तक इसका अध्यक्ष बना रह सकता है। लेकिन यह पद काफी बड़ा होता है। आपको पता ही है कि पैसा रुपए सब कुछ है, मान सम्मान है, तो इसको इन्होंने छोड़ना नहीं चाहा। अगर हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, पार्टी के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं आपके प्रफुल्ल पटेल। तो इनका काफी दबदबा था जिसके कारण इन्होंने इसके पद को अपने बनाए रखे और इसी के चलते जब जो फीफा की गाइडलाइन थी इसका पालन नहीं हो रहा था, यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बन रहे थे, दूसरा कोई चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि जो जितना उसका समय था एजेंट के पीछे उसको इन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो हुआ क्या, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और फिर कमेटी का गठन किया, सही काम किया। मिला जुला करके जब उसके जो नियम कानून का फॉलो नहीं हुआ तो इन्होंने सीधे सीधे इसको निलंबित कर दिया, जिससे इससे भारत का तो काफी नुकसान हुआ और इसके साथ ही जो हमारे खिलाड़ी थे हमारे देश के जो काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, सारा कुछ बेकार चला गया। अब तब तक हम जो है इस फीफा में हम किसी भाग नहीं ले सकते जब तक वहाँ से हमको उसकी सदस्यता नहीं मिल जाती है। तो यहाँ से आपको मेन चीज़ क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इसके अध्यक्ष के बारे में प्रफुल्ल पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अगर वहीं पर हम इसके स्थापना की बात कर लें तो फीफा की स्थापना इसकी स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना की बात करें तो आपका आता है 21 मई 1904। 21 मई 1904 फीफा की। अगर हम वहीं पर एआईएफएफ की बात करें तो इसकी जो स्थापना की बात आती है 23 जून 1937। 23 जून 1937 की बात आती है। ये इसको जरूर याद रखिए क्योंकि इतनी बड़ी जो संस्था है जो भारत में संचालित थी, जो पूरे फुटबॉल को मैनेज कर रही थी, जो हमारा संगठन था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब वो बाहर हो चुका है तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। वहीं पर जान लीजिए अगर हम फीफा की बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फीफा की बात करें तो आपका एक स्थान पड़ता है ज्यूरिख। ये आपका ज्यूरिख है, ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड में और किसका जो मुख्यालय है आपका D2O, WHO, ILO, इन सभी का मुख्यालय आपके स्विट्जरलैंड जिनेवा में। तो आपका ज्यूरिख जो स्थान है ये भी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में ही है ज्यूरिख, और इसका जो हेडक्वार्टर है
फीफा का आपके ज्यूरिक में है। वहीं पर अगर हम AIFF की बात करें, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपके द्वारका द्वारका न्यू दिल्ली में है, यानी कि आप लोग सीधा सीधा जानेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। अच्छा देखिए, 15 अगस्त बीता है, आप लोगों ने 2-3 चीज देना कि जो है तिरंगे को जो सलामी होती है 21 तोपों को सलामी दी जाती है। प्रथम बार भारतीय निर्मित तोप से दी गई। दूसरी चीज आप लोगों ने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसमें तीसरा वर्ड जोड़ दिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को जोड़ा उन्होंने। अब यहीं से बात आती है कि अब तक जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो काफी टाइम से प्रधानमंत्री के पद पर बने हैं। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से अगर मैं पूछ दूं, सबसे अधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया? सबसे अधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया? इसका जवाब क्या होगा, बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित हेलो, जवाहरलाल नेहरू 17 बार। क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए। सर्वाधिक बार लाल किले पर तिरंगा किसने फहराया? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हम गिनती की बात करें तो आपका 17 बार। वहीं पर पीएम मोदी की बात आ जाए तो इन्होंने 9 बार। और विशेष करके आप लोग याद रखिएगा कि स्वदेशी निर्मित तोप से सलामी और जो है। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात करें तिरंगा का निर्माण किसने किया था, तिरंगा के निर्माता कौन है? भीका मैडम भीका जी कामा। नहीं भाई, मैडम जो भीखा जी कामा है, इन्होंने सर्वप्रथम तिरंगा को विदेश में फहराया था। तब उसका तिरंगा का मॉडल दूसरा था। जो आपका तिरंगा जो वर्तमान में है, इसको निर्माता जो है पिंगली वेंकैया है। पिंगली आधा का होगा, वेंकैया है तिरंगा के निर्माता। अच्छा, अभी हाल ही में आपका मनाया गया है, हाँ, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? यह आपका सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पर आपको पता होगा, आप लोग देखते होंगे, एक आपकी कोचिंग है उत्कर्ष कोचिंग। उत्कर्ष कोचिंग आपके राजस्थान में है और उसके फाउंडर डॉक्टर निर्मल गहलोत है। उनका जन्मदिन होता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को होता है और 13 अगस्त को इन्होंने अपने जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट किया है ब्लड डोनेशन के रूप में, रक्तदान के रूप में। और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इतनी संख्या वहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आ गई कि जान लीजिए कि शाम को मना करना पड़ा कि जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो ना आए। तो इसी दिन ही आपका विश्व अंगदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं 13 अगस्त को। अब अंगदान की भी बात आ गई तो रक्तदाता दिवस को मनाते हैं। रक्तदाता दिवस ये कब मनाते हैं? 14 जून को। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। अब जब रक्त की बात आ गई है तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, बता दीजिए। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? RH पैकेट खोजकर्ता कौन है?
वीनर है, वीनर, और उसके ब्लड ग्रुप का वो है कार्ल लैंड स्किनर। अरे चलिए यहाँ भूल पर गया आपके है तीन सब। क्वेश्चन, यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ब्लड ग्रुप हो गया, आरएच फैक्टर हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता। तो यहाँ पर आपके लैंड स्टीनर हो जाएंगे ब्लड ग्रुप के। लैंड स्टीनर है, ब्लड ग्रुप के हैं लैंड स्टीनर। अगर वहीं पर आरएच फैक्टर की बात करें तो आपके वीनर हैं। अगर वहीं पर रक्त परिसंचरण की बात करें तो विलियम हार्वे हैं। अगर वहीं पर रक्त का पीएच मान आपसे पूछते तो आपका 7.4 होता है। अच्छा, जो तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई, हम सबसे बता रहे हैं कि स्वदेशी निर्मित थी। वह का समय है, बता दीजिए। हेलो, हेलो, क्लास को आगे बढ़ाएं कि बंद करें? अब बंद करिए, स्कूल जाऊंगा। चलिए, तो इसको क्लास को तो बंद कर दे रहे हैं, लेकिन यहीं से जान लीजिए कि अब आपकी क्लास जो है प्रतिदिन हम प्रयास करेंगे कि आपकी क्लास 6 बजे से होगी और आप लोग जुड़िए। हम आपको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है 2-4-10 दिन थोड़ा सी असुविधा आप लोगों को हो, लेकिन पुनः सही हो जाएगा। तो आप लोग डेली जुड़िए। आपका दिन मंगलमय हो। इसके साथ हम क्लास को बंद करते हैं। अब नेटवर्क की समस्या सही हो गई है, नेटवर्क अच्छा ही रहेगा लाइट रहने पर। चलिए, समाप्त करते हैं।